मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। राशन दुकानदारों का मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार धरना प्रदर्शन। राशन दुकानदार जाएंगे बेमुदत संप पर। मनपा के विद्यार्थियों को मिले शुद्ध शाकाहारी भोजन और अंग्रेजी भाषा के बोर्ड हटाकर मराठी भाषा के बोर्ड लगाए जाए, शिवसेना की है मांग। माथाड़ी कामगारों का कलेक्टर ऑफिस पर धड़क मोर्चा। बैलेट पेपर पर चुनाव लेने की मांग को लेकर संविधान विश्लेषक का आमरण उपोषण। राज्य सरकार से पूरे राज्य में सूखा घोषित करने और जरूरतमंद किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की आमदार अंबादास दानवे ने की मांग। राज्य के सभी स्वस्थ धान्य दुकानदार के प्रलंबित न्याय हक मांगों की पूर्तता करके अनाज वितरित करने में आने वाली हर रोज की समस्या का हल निकालने के लिए अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्थ धान्य दुकानदार और केरोसिन परवाना धारक महासंघ इनकी तरफ से मांगों का निवेदन कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को दिया गया। आज का जो आंदोलन है अखिल महाराष्ट्र स्वस्थ धान्य दुकानदार महासंघ राज्याध्यक्ष DN पाटिल, 9 तारीख को हमने पत्रकार परिषद के सरकार को हमने ऐलान करे थे, फिर भी ये डिमांड उन्होंने हमारी मान्य करे हुए नहीं है। वो वजह से हम आज 1 दिसंबर से महाराष्ट्र के अंदर 55,000 परवाना धारक को लेकर हम आज जो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो हमारा आंदोलन हो रहा है वो माफिक पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये आंदोलन हमारा होने जा रहा है। और अगर इन्होंने अगर ये निवेदन देने के बाद में अगर मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं मानी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो इसके सिलसिले में इनके विरोध के अंदर हम 1 जनवरी 2024 से पूरा भारत देश के अंदर वितरण हम पूरा स्टॉप करने वाले, राशन दुकान बंद करने वाले। और उसके बाद में 16 जनवरी 2024 को हम जंतर मंतर दिल्ली रामलीला मैदान होते हुए पार्लियामेंट हाउस को हम एक घेराव डालने वाले। हमारी डिमांड यही है कि जो कमीशन हमारा को मिल रहा है वो 8 साल पुराना हमको मिल रहा है। हमारा कमीशन 150 रुपये से वो 300 रुपये किया जाए, नहीं तो हमारे को महीना पर मंथ 50,000 रुपये हमको देना चाहिए। ये दोनों ये कमीशन और मानधन के लिए आज की लड़ाई हमारी, ये धरने आंदोलन यहाँ पे हमारी हो रही है। आपने हमको जो वक्त दिया उसके लिए हम आपका आभारी है। शहर के महानगर पालिका स्कूलों में अधिकांश विद्यार्थी वारकरी संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के हैं और कुछ विद्यार्थी शाकाहारी है। इसीलिए स्कूल में अंडे वितरित करने के स्थान पर केला या अन्य शाकाहारी पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाए। इसी के साथ शहर के मॉल, खासगी सरकारी कार्यालय, यहाँ पर इंग्लिश भाषा के बोर्ड हटाकर राजभाषा मराठी भाषा के बोर्ड लगाने संदर्भ में मांगों का निवेदन शिवसेना की तरफ से महानगर पालिका आयुक्त को दिया गया। इस मौके पर माजी महापौर नंदकुमार घोडेले की उपस्थिति थी। 2 अत्यंत महत्त्वाचे विषय होते, ज्यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या आमच्या पक्षाचं शिष्टमंडळ, ज्यामध्ये सन्मान्य राजू वैद्यसाहेब असतील, बंडोपजी असतील, आमचे ज्ञानेश्वर डांगे असतील, सर्व शिवसेनेचे शहर प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख, माजी नगरसेवक असं जवळपास 50-60 लोकांचं पदाधिकाऱ्यांचं आमचं शिष्टमंडळ 2 विषयाच्या अनुषंगाने प्रशासक तथा आयुक्त महोदय जी श्रीकांत यांना आम्ही भेटलो। एक तर महत्त्वाचा विषय होता, या ठिकाणी जे व्यापारी संस्थानं आहेत, ज्या दुकानं आहेत, त्या सर्वांच्या पाट्या ज्या आहेत नामनिर्देश करणाऱ्या त्या मराठीत असाव्यात असा आमचा आग्रह होता। नवे आम्ही त्या अनुषंगाने निवेदनसुद्धा दिलं। हा विषय मूळचा जसं राजूभाऊंनी मान्य आयुक्तांना सांगितलं की मराठी भाषेकरता महानगरपालिकेच्या माध्यमातून नेहमीच आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न केलेले आहेत। मराठी भाषेला महत्त्व कसं प्राप्त होईल त्याच्याकरता माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली एक चळवळसुद्धा आम्ही सुरू केली होती आणि निश्चितपणे हा मुद्दा मूळचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा आमचाच आहे आणि म्हणून शहरातल्या पाट्या ह्या मराठीत असाव्यात। राज्यात सगळीकडे ही कारवाई सुरू झाली, इतर ठिकाणी पाट्या बदलायचं, मराठीमध्ये ते नावं लावायचं काम सुरू झालं। आपल्या शहरामध्ये अद्याप ती कारवाई सुरू झालेली नाही, म्हणून आम्ही ते निवेदन दिलं। माननीय आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि बहुतांश उद्या शनिवार रविवार सोमवारपासून ती कारवाई सुरू होण्याचे संकेत त्यांनी दिले। दुसरा विषय या ठिकाणी होता मध्यान्ह भोजन महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये
केंद्र शासनाचं हे धोरण आहे. कोणत्या पोल्ट्री फार्म, कोणत्या पोल्ट्रीच्या लोकांकरता हे निर्णय घेतला, हे धोरण किंवा हे परिपत्र काढलं माहीत नाही. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शुक्रवार आणि बुधवार दोघांपैकी एक दिवस या ठिकाणी अंडे किंवा मग त्याला ऑप्शन म्हणून दुसरं जे आहे त्याला केळी आणि चिक्की हे देण्यात यावेत. परंतु अंडे देण्याला आमच्या या पक्षाच्या निवेदनामध्ये आम्ही तसा विरोध दर्शवला आणि निश्चितपणे हा प्रशासनाचा पूर्ण अधिकार आहे. जरी केंद्र शासनाचं हे धोरण असलं, जरी परिपत्रक असलं तरी हे बंधनकारक नाही. सेकंड ऑप्शन आपल्याला आहे आणि त्या अनुषंगाने केळी किंवा चीप देऊन किंवा मग दुसरं काही पदार्थ तत्सम या ठिकाणी एखादा पदार्थ देऊन या ठिकाणी मुलांमध्ये या बालमनातच एक वेगवेगळेपण, शाकाहारी खाणारे वेगळे, मांसाहार खाणारे वेगळे, आज वारकरी संप्रदाय, जैन समाज, राजस्थानी समाज, बहुतांश समाजातली मुलं या ठिकाणी शाळांमध्ये आहेत आणि आत्तापासूनच त्यांना असं वाटायला नको की ती मुलं वेगळं, आम्ही वेगळं, असं वेगळेपण वाटायला नको, वेगळ्या पंक्ती शाळांमध्ये रांगा लागायला नको. ही एक संघ भावना जी आहे शाळांमध्येच त्यांच्या भावना या ठिकाणी त्यांच्यावर बिंबवली गेली पाहिजे आणि मला वाटतं हा भावनेशी कोणाच्या खेळता कामा नये म्हणून ते सुद्धा निवेदन दिले नव्हे. ते सुद्धा अंडे आम्ही जर दिल्यास निश्चितपणे शिवसेनेच्या वतीने पुढची या ठिकाणी दिशा ठरवली जाईल अशी आम्ही सर्वांनी या ठिकाणी आयुक्ताकडे मागणी केली. पुढचा एक जो महत्त्वाचा विषय जो आहे या दोन्हीपैकी एक मला वाटतं मराठी भाषेच्या पाट्यांविषयी वैद्यसाहेब मला वाटतं चांगलं त्याने विस्तृत असं आयुक्तांकडं त्यांचं निवेदन केलं. वैद्यसाहेबसुद्धा त्या बाबतीमध्ये अधिक या ठिकाणी आपल्याला माहिती देतील. आम्ही कामच आहे ते. तुम्ही काय आज बघताय का शिवसेनेला? ते आम्ही करत आलेलो आहे. 7 दिवसाचा वेळ दिला आहे. 7 दिवसात जर कार्यवाही सुरू झाली नाही तर शिवसेनेच्या पद्धतीने आंदोलन नक्की करेल. 7 दिवसाचा वेळ माननीय प्रशासकाला देण्यात आलेला आहे. 7 दिवस त्यांना काम करू द्या. जर त्यांनी काम केलं नाही तर शिवसेना याआधी आपण सगळ्यांनी आंदोलनं बघितली त्याच पद्धतीचे आंदोलन भविष्यातही होते. थोडक्यात आम्ही रस्त्यावर उतरू. माथाड़ी कानून का कड़ा अमल हो, कानून में छेड़छाड़ तुरंत बंद की जाए, किसानों को दिए जाने वाले हमी भाव के लिए कानून बनाए जाए, पुराने कानून के आधार पर माथाड़ी कामगारों को पेंशन मंजूर की जाए. इसी के साथ अन्य मांगों को लेकर माथाड़ी कामगार की तरफ से रैली निकाली गई. महाराष्ट्र सरकार, जिला कलेक्टर इस मांगों को जल्द ही पूरा करे, अन्यथा बेमुदत बंद का इशारा भी इस समय दिया गया. हमने पूरे महाराष्ट्र में माथाड़ी कामगारों के लिए और जो भी मेहनत कश है उनके सवालों को लेकर एक जनजागरण शुरू किया है. विदर्भ में हम सब जिले में गए, खानदेश में गए, कोंकण में गए, पश्चिम महाराष्ट्र में गए और आज का औरंगाबाद का मोर्चा है. प्रमुख मसले क्या है? एक तो जो कानून है माथाड़ी कानून, उसका अमल ठीक ढंग से सरकार नहीं करती, उसका कड़ा अमल हो. नंबर 1, ये कानून में छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, वो तुरंत बंद हो, ये दूसरी मांग है. तीसरी मांग है, हमारे देश के किसान 5 एकड़ से कम 80 से 90% किसान है इस देश में. उनकी जो फसल है, फसल को जो हमी भाव दिया जाता है वो हमी भाव का कानून बनना चाहिए, जिसके लिए पूरे देश के किसान लड़ रहे हैं. वो मांग को हम माथाड़ी कामगार भी पाठिंबा देते हैं. ये तीसरी मांग है. और आखिरी मांग है कि जितने मेहनत कश तबके हैं, फिर उसमें माथाड़ी कामगार हो, उसमें किसान हो, उसमें ईंट भट्टी में काम करने वाले, निर्माण मजदूरों में काम करने वाले, हमारी मोलकरीन बहन, हमारी कचरा कामगार, जितने भी ऐसे लोग हैं उनको सबको बुढ़ापा सम्मानजनक जीने आना चाहिए. इसलिए पेंशन मिलना चाहिए. और वो पेंशन कैसी? हमारे देश का जो पेंशन का कानून है, आखिरी की तनख्वाह जो होती है वो आधी तनख्वाह पेंशन बोल के मिलती है. हमारे कलेक्टर को ये आखिरी तनख्वाह यदि 2 लाख रुपए है तो उसको 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है. वही होना चाहिए. मगर वो कानून जब तक सरकार नहीं बनाती तब तक तुरंत 5,000 रुपये की पेंशन शुरू हो जाए, ये मांग लेकर आज का ये जुलूस यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पर आया है. और अब थोड़े देर में ये विज्ञापन, हमारा निवेदन कलेक्टर को हम देंगे. एक तो हम शांति से हर आंदोलन चले, अहिंसा ढंग से आंदोलन चले, क्योंकि हम इस देश की जो आज़ादी का आंदोलन है उसकी विरासत हम हमारा आंदोलन मानते हैं. गुंडागर्दी करना, गाली गलौज करना, इससे ना कोई
बात आगे बढ़ती है, ना समाज में एक सलोख का निर्माण होता है। हमारे देश में जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज भी जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर ये आपस में लड़ाने का जो काम करते हैं वो बहुत गलत है, देश के लिए गलत है, देश के लिए हानिकारक है, वो नहीं होना चाहिए। मगर हम जो मेहनत कश है पूरे देश में वो 90% है। और ये हम नहीं कहते, मोदी कहते हैं। कैसे कहते हैं मोदी? 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज देते हैं। कौन है 80 करोड़? अमीर है क्या? टाटा बिरला है क्या? वो 80 करोड़ में नहीं है। जो मेहनत करने वाले हैं तो वो 80 करोड़ लोग, उनको जो अनाज मुफ्त में मिलता है वो सिर्फ अनाज खाकर नहीं जिंदा रह सकता, तो उनके लिए फिर दाल भी दो, चना भी दो, शक्कर दो, गुड़ दो, तेल दो, तब वो इंसान के जैसी ज़िंदगी जी पाएगा। उनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई दो, दवा पानी मुफ्त में दो, हर इंसान को रहने के लिए अपना खुद का मकान दो। ऐलान तो कर दिया आपने 19 के इलेक्शन में कि 22 तक देंगे, दिया क्या? ऐलान तो कर दिया आपने 14 के पहले कि 15 लाख रुपए हम डालेंगे, मिला क्या? तो ये जो जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी लोग समझ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जुमलाबाजी में लोग अटके और आपस में जाति और मजहब के नाम पे आपस में झगड़ा नहीं हो और शांति के साथ में, भाईचारे के साथ में समाज आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमारे आंदोलन हमेशा होता है। मगर सरकार आरक्षण के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाती है। ये सब मुद्दे हम बोलते हैं कि बकवास के मुद्दे हैं। हम आरक्षण को समर्थन देते हैं, मगर हमारा ये कहना है कि मांगेगा उसको काम दो, उसकी मजदूरी दो, उसकी पढ़ाई लिखाई करो, दवा पानी करो, पेंशन दो, रहने के लिए मकान दो। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये 90% वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सबके मुद्दे हैं। मगर सरकार ये मुद्दों पर लोग इकट्ठा ना हो, लोगों को अलग ढंग से गुमराह करने की कोशिश राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है, उससे भी हम आगाह करना चाहते हैं। अभी हमारे 94 साल के जो नेता है बाबा अडाव, उन्होंने पूना में बैठकर अभी तकरीर की कि शांति से हम निवेदन देने के बाद भी सरकार यदि हमारे मांगों को गौर से नहीं देखेगा तो हो सकता है कि कल हमें पूरे महाराष्ट्र में बेमुदत बंद करना पड़ेगा। मंडियां बंद रहेगी, कारखाने बंद रहेंगे, गोडाउन बंद रहेंगे, तब मुश्किल हो जाएगी। हम नहीं चाहते, तो इसलिए सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी सुलझाए। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देश के सभी चुनाव ईवीएम और वीवीपैट पर ना लेते हुए बैलेट पेपर पर चुनाव लेने की मांग को लेकर संविधान विश्लेषक अनंत केरबाजी भवरे रहने वाले रामनगर सिडको 28 नवंबर से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने आमरण उपोषण पर बैठे हैं। इन्होंने मांगनी का निवेदन मुख्य निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को दिया है। 28 नवंबर से मैंने यहाँ पर अनशन चालू किया है, आमरण उपोषण है। और उसका कारण ये है कि 2.5 महीना पहले मैंने मुख्य निवडणूक आयोग, भारत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी को मैंने निवेदन दिया था कि आने वाले 26 नवंबर 75th संविधान दिन तक अगर आपने ईवीएम हटाना नहीं हटाया तो मैं 28 नवंबर से महात्मा फुले स्मृति दिन के वहाँ से मैं अपने खिलाफ, मुख्य निवडणूक आयोग के खिलाफ औरंगाबाद संभाजीनगर यहाँ पर विभागीय आयुक्त के सामने मैं अनशन पे बैठने वाला हूँ। इसका कारण ये है कि ईवीएम के ज़रिए किसी भी देश में वोटिंग नहीं होती, आज भी नहीं होती, और आखिरी में बांग्लादेश और भारत में होते थे। और जनवरी 2023 में बांग्लादेश ने ईवीएम को बैन करके
पूरे वहाँ पर बैलेट पेपर को चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपने देश में, भारत देश में ही ये सभी वर्ल्ड में, लोकशाहीवादी देश में किसी भी देश में नहीं है, लेकिन हमारे देश में क्यों? दूसरी एक बात ऐसी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब बार काउंसिल में ईवीएम के जरिए इलेक्शन होते थे, लेकिन वहाँ पे उस मेंबर ने आशंका जताई कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तभी वहाँ पर ईवीएम हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में आज भी बार काउंसिल के इलेक्शन में ईवीएम नहीं होती, बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है तो हमारे भारतीय जनता के ऊपर भारतीय निवडणूक आयोग से अन्याय क्यों? इसलिए मैं ये आमरण उपोषण पर बैठा हूँ। ईवीएम अगर है आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर ईवीएम है तो धोखा हो सकता है और लोकशाही हाईजैक हो सकती है और इस जनता में इसके बाद कुछ भी अनागोंदी हो सकती है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो मैं जनता को लेकर, जनता में जागृति करके 26 जनवरी से मैं मुख्य निवडणूक आयुक्त भारत दिल्ली वहाँ के उनके सामने मैं दोबारा अनशन पे बैठने वाला हूँ। अनंत केरबाजी भवरे, संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। राज्य में भारी बर्फबारी और बेमौसम बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। जल्द से जल्द किसानों के नुकसान के पंचनामे करके उन्हें तत्काल आर्थिक मदद दी जाए, इस मांग का निवेदन मराठवाड़ा विभागीय आयुक्त इन्हें आज संभाजीनगर शिवसेना शिष्टमंडल की ओर से दिया गया। इस मौके पर आमदार अंबादास दानवे, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, जिला प्रमुख किशनचंद तनवानी, राजेंद्र राठौर, प्रतिभा जगताप और बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित थे। उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी काल आदेशित केल्यानुसार शिवसेनेचे पथक वेगवेगळ्या ठिकाणी आज पोहोचलेले आहेत। सर्व जिल्ह्यात जिल्हा प्रमुख असतील, आमदारांना सुद्धा त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत। ज्या पद्धतीनं मागच्या 4 दिवसामध्ये गारपीट, अवकाळी पाऊस या महाराष्ट्रातल्या जवळपास 16 जिल्ह्यामध्ये झालेला आहे, त्यात मराठवाड्यातल्या 4 जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवकाळी आणि गारपिटीचा फटका बसलेला आहे आणि याची पाहणी करण्यासाठी आज आम्ही जाऊन आलो। लक्ष्मणराव वडले साहेब शेतकरी सेनेचे कार्याध्यक्ष आहेत, महाराष्ट्राचं काम बघतात शिवसेनेच्या शेतकरी विभागाचं। आज आम्ही सकाळपासून बुलढाणा, जालना आणि संभाजीनगर या 3 जिल्ह्यात सकाळी 6:30 वाजेपासून 10-12 गावात वेगवेगळ्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन आलेलो आहे। काही भागात तर आपण गारांचा पाऊस म्हणतो, गारांचा सोडा गोट्यापेक्षा मोठ्या याचा पाऊस या 2-4 दिवसात झालेला आहे आणि असं झालेलं असताना शेतकऱ्यांचं पूर्ण उभं पीक, फळबागा पूर्णपणे नुकसान झालेलं आहे। अशी स्थिती असताना आपल्या राज्याचे राज्यकर्ते शेतकरी अशी संकटात असताना बाहेरच्या राज्यात निवडणुकीच्या प्रचाराला जुंपले गेलेले आहेत। ते जुंपले गेलेले असले तरी शिवसेनेची बांधिलकी माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे ही शेतकऱ्यांशी आहे। आपण जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं ठिकठिकाणी याला त्वरित 50,000 रुपये पर हेक्टरी मदत झाली पाहिजे, ही मागणी शिवसेनेनं केलेली आहे। आजही आम्ही केलेली आहे। पंचनामे ताबडतोब झाले पाहिजे, कारण प्रशासनाची दिरंगाई फार लांबवर होत असती, फार 8-8 दिवस, 15-15 दिवस, आणि शेतकरी कधी कधी हे सगळे पीक आवराआवरी करतो आणि मग पंचनामा नीट होत नाही आणि त्याला पाहिजे तशी मदत मिळत नाही। अशा प्रकारच्या गोष्टी होत असतात। हे सगळं होत असताना सगळ्यात महत्वाचा पीक विमा हा महत्वाचा मुद्दा आहे। दिवाळीच्या वेळेस दिवाळी गोड केली जाणार अशा प्रकारची घोषणा कृषी मंत्र्यांनी केली होती, परंतु दिवाळी अजूनही गोड झालेली नाही। जो पीक विमा यायचा होता तो अजूनही आलेला नाही। असं असताना दुष्काळ सुद्धा फक्त 40 तालुक्यात जाहीर झालेला या महाराष्ट्रात। जी पिकाची आणेवारी जाहीर व्हायची, आता त्याची अंतिम आणेवारी जाहीर व्हायची, त्याच्यानुसार दुष्काळ हा मराठवाड्यात तर पूर्ण मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे, ही सुद्धा मागणी आम्ही केली। नव्हे तो होईल झालाच पाहिजे। त्यासाठी शिवसेना जे करावं लागेल ते करणार आहे, कारण काही तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले तर काही तालुके व्हायचे बाकी आहे। या सगळ्यात महत्वाचं इन्शुरन्स कंपन्याची दादागिरी
इन्शुरन्स कंपनीची मक्तेदारी आणि सरकारला सुद्धा न जुमानण्याची पद्धती इन्शुरन्स कंपनीची आताही चालू आहे. एवढं नुकसान झाल्यानंतर काही कित्येक ठिकाणी इन्शुरन्स कंपन्यांच्या साईट जे संकेतांक म्हणतात हे हँग झालेलं आहे. 2-2 तास 4-4 तास शेतकरी ऑनलाईन पीक विम्यासाठी नोंदणी करत असताना माहिती देत असताना साईट हॅक होणं. जर मग तुमची 2 तास 4 तास जर साईट हँग झालेली आहे तर तुम्ही तेवढी मुदतवाढ अशा पद्धतीनं देण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून जर अशा पद्धतीने तांत्रिक अडचण असेल तर ऑफलाईन तुम्ही अर्ज स्वीकारले पाहिजे अशी मागणी आम्ही विभागीय आयुक्तांना केली आहे आणि सरकारलाही मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा उपमुख्यमंत्र्यांना सुद्धा पत्रान्वय केली आहे. या सगळ्या दौऱ्यातून एक मुद्दा समोर आलेला की शेडनेट जो प्रकार असतो हा पोखऱ्याच्या माध्यमातून दिला जातो, कृषी विभागाच्या मार्फत दिला जातो. या सगळ्या योजनेतून शेडनेटचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर आणि विशेषतः तरुण शेतकरी याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. ही गुंतवणूक खऱ्या अर्थानं जीवनाची जेवढी पुंजी असते त्याच्या आई वडिलांची तेवढी लावून शेडनेट उभारण्याचे प्रकार ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर चांगला आहे, कारण याच्यातून शेती सुद्धा चांगली होती. परंतु अशा शेडनेटवर ज्यावेळेस मोठा अटॅक होतो, या वादळी गारपिटीच्या पावसामुळे शेडनेट पूर्णच्या पूर्ण उडून गेलेले आहे. आता याला कोणत्याही प्रकारचं इन्शुरन्स नाही, याला कोणत्याही प्रकारची मदत नाही. ठिबक सिंचनच्या योजना काही शेतकऱ्यांनी केलेल्या आहे. 6 वर्षाच्या वर या ठिबक सिंचनच्या योजना नव्यानं देण्यात येत नाही. एकदा ठिबक सिंचनचा फायदा एका शेतकऱ्याला दिल्यावर दुसऱ्यांदा 6 वर्षाच्या गॅप नंतर दिला जातो. परंतु कित्येक जणांनी नवीन ठिबक सिंचनच्या योजना दिलेल्या आहे, परंतु आता गारपिटीमुळं अवकाळीमुळं या योजना ज्या ठिबक सिंचनच्या सगळ्या योजना मातीमोल झालेल्या आहेत. आपण या सगळ्या स्थितीत शेतकऱ्याकडे आताच मंत्रिमंडळाची बैठक होते, आम्ही त्याची वाट बघतो की काय मंत्रिमंडळ निर्णय घेतं, परंतु हे मंत्रिमंडळ काही करेल अशी अपेक्षा आम्हाला नाही. कारण दुष्काळाचे 40 तालुके जाहीर झाल्यानंतर सुद्धा अर्थमंत्री म्हणतात की आम्ही केंद्राकडे मदत मागितलेली. याचा अर्थ हे सरकार, राज्याचं सरकार आर्थिक मदत देण्यासाठी सक्षम नाही. या स्थितीमध्ये आताच्या घडीला या शेतकऱ्याला दुष्काळी परिस्थिती, अवकाळी परिस्थिती, गारपीट याच्यामुळे आत्महत्येचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं असताना मला वाटतं या शेतकऱ्याला आधार देण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने हा आधार द्यावा, शेतकऱ्याला मदत द्यावी, प्रशासनानं त्वरेनं पंचनामे करावे अशा प्रकारची मागणी आम्ही विभागीय आयुक्तांकडे केली आणि सरकारकडे सुद्धा केलेली आहे. ही जर लवकरात लवकर नाही झाली तर मला वाटतं शिवसेनेला रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि येणारं अधिवेशन आता 7 तारखेपासून सुरू होतंय. शिवसेना या सगळ्या विषयात एक मोठ्या प्रमाणावर आवाज उचलण्याची भूमिका घेणार आहे. अशा प्रकारची आजची या सगळ्या विषयाची स्थिती आहे. और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी नेटवर्क.